हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो एंटी मार्कोनी का फूल पढ़ा था। एंटी मार्कोनी का फूल में हमने आपको क्या बताया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मान लीजिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, प्रोपीन है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HBr से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या, पेरोक्साइड C6H5CO का होल ट्वाइस O2, ये एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते थे तो मार्कोनी का रूल से उल्टा होता था, जो Br माइनस है वो उस कार्बन के डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाता था जिसके पास क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और H प्लस उसके पास जाता था जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। और ये एक एडिशन रिएक्शन है, तो ये दोनों जुड़ जाते थे, और जुड़ने के बाद याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड हट जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के आ जाने से यहाँ क्या हो गया, CH2 हो गया, और उसके बाद आ जाएगा आपका CH2Br। क्या आ जाएगा, CH2Br। और ये क्या बन गया, 1 2 3, दैट इज 1 ब्रोमो प्रोपीन। क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब ये होता है कि इस एल्कीन में डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए हों उसके पास डिफरेंट हाइड्रोजन, क्या हो, डिफरेंट हाइड्रोजन। मान लीजिए सेम हाइड्रोजन हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर भी एक होता, यहाँ पर भी एक होता। लास्ट क्लास में हमने वो वाला एग्जाम्पल लिया है, तो वहाँ पे मार्कोनी का रूल उतने अच्छे से दिखेगा नहीं, आप किसी को भी लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, ठीक है। अब हम लोगों को आज इसकी मैकेनिज्म समझनी है, और मैकेनिज्म समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, जो कि पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की दुनिया में आप पॉलीमर्स की बात करते हैं, चाहे वो पॉलीथीन हो या PVC हो, ये सारे पॉलीमर्स जो एडिशन रिएक्शन से बनते हैं उन सब की मैकेनिज्म क्या है, पेरोक्साइड वाली मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म है, पेरोक्साइड वाली मैकेनिज्म। अब देखिए क्या होता है, अगर आप बेंजोइल पेरोक्साइड को देखोगे तो बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पर पेरोक्साइड की लिंकेज होगी, पेरोक्साइड की क्या होगी, लिंकेज होगी। हमने आपको अगर याद हो तो फिशन बताया था। फिशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका होमोलिसिस और एक होता है हेटेरोलिसिस। A और B के बीच का रिश्ता टूटे और कुछ इस तरीके टूटे कि दोनों जो है म्यूचुअली अलग हो जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोलिसिस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोलिसिस, ठीक है। यहाँ पर भी होमोलिसिस होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम, तो ऐसा ब्रेक होगा कि ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इधर वाला अपना लेके जाएगा, और होमोलिसिस हो जाएगा। और होमोलिसिस के बाद जो फ्रेगमेंट बनते थे, अगर आपको याद हो, अब बेंजीन को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, C6H5। ध्यान दीजिए, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन हट गया है और फिर ये आ गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C6H5। तो लिख रहे हैं C6H5CO, या ये कहें कि C डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहाँ इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर थे, 4 थे। इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 लोन पेयर थे, इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर थे। अब जब ये ब्रेक होकर आया तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, लाइक दिस। और ऐसे कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, 2, क्योंकि ये जो पेरोक्साइड है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल। फिर ये फर्दर ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद हमें C6H5, इसकी भी होमोलिसिस हो जाएगी, क्योंकि होमोलिसिस होगी तभी जाकर फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और यहाँ पर बन जाएगा C6H5 डॉट 2 मोल और प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे, 2 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये वाले जो फ्री रेडिकल हैं, ये फर्दर जाएंगे किसके पास, HBr के पास। किसके पास जाएंगे, HBr के पास। और ये HBr की भी क्या करा देंगे, होमोलिसिस करा देंगे। ये समझो
कि जो फ्री रेडिकल होते हैं वो बिल्कुल जॉम्बी के जैसा बिहेव करते हैं, कि जिससे मिलेंगे अपने जैसा बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, ये इस वाले बॉन्ड का फिर से होमोलिसिस होगा, होमोलिसिस ही होगा, हेटेरोलिसिस नहीं होना चाहिए। इट्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, कि कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन पे जो है होमोलिसिस या हेटेरोलिसिस होता है। इट्स नॉट अबाउट इमोशंस, साइंस को आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बना है तो फ्री रेडिकल फर्दर फ्री रेडिकल बना है, हाँ या ना बोलिए। यस सर। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से जो है इसका फ्री रेडिकल बनेगा, ये इसके पास जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, बेंजीन बन जाएगी और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Br फ्री रेडिकल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, Br फ्री रेडिकल मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? स्टेप जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंड स्टेप, ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड स्टेप। ये मैंने बेंजीन समझाया कि बेंजीन का ये हाइड्रोजन हटाकर हम लोगों ने फिनाइल लिया था। थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो आपका Br फ्री रेडिकल है, थर्ड स्टेप में जो आपका Br फ्री रेडिकल है वो एल्कीन के डबल बॉन्ड की होमोलिसिस कराएगा। मैंने आपको एक बात बता दी कि फ्री रेडिकल को बिल्कुल जॉम्बी की तरीके ट्रीट करो, ये जहाँ जाएंगे अपने जैसा बना देंगे और तब तक बनाएंगे जब तक पूरी दुनिया में जॉम्बी नहीं हो जाते, क्योंकि वही एक दूसरे को काटेंगे तो कुछ नहीं होगा, हाँ या ना बोलो। अब देखो क्या होगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब यहाँ जाएगा तो इस बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाएगी फिर से, और होमोलिसिस में क्या होगा देखो, ये वाला बॉन्ड इसके पास ये वाला बॉन्ड इसके पास चला जाएगा और ये वाला जो है इससे आके जुड़ेगा, तो ये वाला इधर मूव करेगा। देखिएगा क्या बनेगा, CH3 CH फ्री रेडिकल और CH2 Br। ठीक है, ये वाला Br फ्री रेडिकल जो है आपका वो आकर इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले से बॉन्ड बन जाएगा Br और इस कार्बन के बीच में। क्लियर? लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, ये भी हो सकता था कि ये ब्रोमीन इस पे चली जाती है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाता है। तो यहाँ पर दो फ्री रेडिकल बनने के चांसेस बनेंगे कि ये ब्रोमीन इस वाले कार्बन से जब जाके जुड़ेगा तो फ्री रेडिकल ये बन जाएगा, हाँ या ना बोलिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये वाला जो फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल से डायरेक्ट दो कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये वाला कार्बन है एक ये वाला, तो दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और अगर इसकी बात करें तो दिस इज व्हाट 1 डिग्री फ्री रेडिकल, दिस इज व्हाट 1 डिग्री फ्री रेडिकल। कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हमने बताया था ना, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल से। इसका मतलब जो इससे प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा, मेजर होगा। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, माइनर होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इज दैट क्लियर? तो अगर हम फोर्थ स्टेप में जाते हैं तो फोर्थ स्टेप में देखिए क्या होगा, CH3CH फ्री रेडिकल CH2Br, ये फर्दर जाएगा HBr के पास और इसकी फिर से होमोलिसिस हो जाएगी। फिर से होमोलिसिस में क्या होगा देखिए, ये वाला इस हाइड्रोजन से जाकर जुड़ेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर चला जाएगा फ्री रेडिकल। ये वाला जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है वो इस कार्बन से आके अटैच हो जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br, CH3 CH2 CH2Br। और ये वाला जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि स्टेबल फ्री रेडिकल से बना है, क्योंकि स्टेबल फ्री रेडिकल से बना है। इज दैट क्लियर? अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इस वाले को ले लें, दैट इज CH3CH Br CH2,
और ये भी जाएगा HBr के पास, और HBr की क्या कर देगा, होमोलिसिस कर देगा। क्या कर देगा, होमोलिसिस। और होमोलिसिस में क्या बन जाएगा, देखो ये इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ इस फॉर्म में जुड़ेगा और ये बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CHBr CH3। और यहाँ पर जो है Br फ्री रेडिकल फर्दर आगे के मॉलिक्यूल्स के लिए जनरेट हो जाएंगे, आगे के मॉलिक्यूल्स के लिए जनरेट हो जाएंगे। एंड दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट, दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। ये आपकी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की मैकेनिज्म, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की मैकेनिज्म। जहां कहीं भी याद कर लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरोक्साइड होगा अगर रिएजेंट और टेम्परेचर हाई होगा ज़्यादातर, मतलब 99% केसेस में, तो रिएक्शन कहाँ से जाएगी, फ्री रेडिकल से जाएगी। रिएक्शन कहाँ से जाएगी, फ्री रेडिकल से जाएगी। हमने लास्ट क्लासेस में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करी है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और फिर 1 डिग्री। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहें या पेरोक्साइड इफेक्ट कहें या क्रॉस इफेक्ट कहें, क्या कहें, क्रॉस इफेक्ट कहें, उसकी मैकेनिज्म, उसकी मैकेनिज्म अगर आपको याद हो तो हमने एक स्टेटमेंट लिखवाया था, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मार्कोनिकॉफ रूल में हम लोग सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स ले रहे थे, HF को तो लेना ही नहीं है, वो तो चलो अलग है, क्योंकि फ्लोराइड जो है फाड़ू है, ज़्यादा रिएक्टिव, उसकी बात नहीं करनी। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल में हम लोगों ने HBr, HI और HCl तीनों को एडिशन में लिया था। लेकिन जब पेरोक्साइड की बात करते हैं तो पेरोक्साइड में केवल और केवल HBr के लिए लिया। ठीक है, हमने आपको स्टेटमेंट ये लिखवाया था कि पेरोक्साइड इफेक्ट is only applicable, peroxide effect is only applicable for HBr, not for HCl and HI। तो आज ये भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सवाल इंसर्शन रीजन में पूछा जाता है। अगर आप नीट, जेईई या बोर्ड किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CUET की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इंसर्शन रीजन में ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है। तो आप जब देखा जाता है कि HCl और HBr का कंपैरिजन आप आपस में करोगे तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ HCl की ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ HCl की ज़्यादा है, क्योंकि Cl का साइज जो है वो छोटा है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या ये कहें कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है HCl की, बॉन्ड एनर्जी HCl की ज़्यादा है HBr से। लगभग मान के चलो, मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, अब बुक से देख के मत कहना ये गलत लिख दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग 435 पॉइंट समथिंग 5 किलो जूल पर मोल के अबाउट होती है, और इसकी लगभग 363 किलो जूल पर मोल के अबाउट है। और जो पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी से ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की होमोलिसिस नहीं हो पाती ड्यू टू पेरोक्साइड, ड्यू टू पेरोक्साइड होमोलिसिस ऑफ दिस बॉन्ड कांट पॉसिबल। और उसकी वजह से भाई पूरा का पूरा मैकेनिज्म किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये बॉन्ड होमोलिसिस में जाए, और जब होमोलिसिस इस बॉन्ड का होगा ही नहीं तो फिर आगे की रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी। या ये कहूँ कि सिंपली ये HCl बॉन्ड आसानी से ब्रेक ही नहीं हो पाता, और जब ब्रेक नहीं हो पाएगा तो आगे की रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग HCl इन दिस रिएक्शन। इज दैट क्लियर? कि आखिर HI के साथ ये इफेक्ट क्यों नहीं दिखता? HI के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है HBr से, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है HBr से। HI के साथ कुछ और इशू है, समझिए क्या इशू है। अगर मैं एक बात कर लेता हूं यहाँ पर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करता हूँ हाइड्रोजन हैलाइड्स की,
तो एज वी नो दैट सबसे ज़्यादा होगी HF की, HF को तो हटा ही दो यहाँ से, HCl की, फिर होगी किसकी HBr की, और फिर होगी किसकी HI की। तो अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन करा, इसके पहले जो हमने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया था HCl के लिए, तो हमने ये कहा कि HCl तो ब्रेक ही नहीं हो पाता पेरोक्साइड की वजह से, पेरोक्साइड के इफेक्ट की वजह से HCl ब्रेक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है जो इसकी होमोलिसिस करा पाए। तो आप कहोगे सर ये तो बताओ, इसकी तो एनर्जी कम है, ये तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है। HI की जो होमोलिसिस है वो बिल्कुल आसानी से हो जाती है, होमोलिसिस बहुत आसानी से हो जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पर H फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल बनता, मैं पूरी मैकेनिज्म एक साथ नहीं लिख रहा हूँ। अब होता क्या है, समस्या इस I फ्री रेडिकल में है। ये I फ्री रेडिकल बिल्कुल बावड़ा है। ये I फ्री रेडिकल क्या करता है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इससे जाकर अटैच होने के बजाय ये खुद ही मिलकर दो इसके I मिलकर क्या बना लेते हैं, I2 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, I2 बना लेते हैं। तो जब इस बेचारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, डबल बॉन्ड को जब I फ्री रेडिकल मिलेगा ही नहीं, तो एडिशन कैसे होगा, एडिशन हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए जो आपकी पेरोक्साइड इफेक्ट है उसमें HI को भी हम नहीं लेते और HCl को भी नहीं लेते, HCl को भी नहीं लेते। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर आपको याद हो तो प्रिपरेशन ऑफ, हम लोग हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हम लोगों ने पहली हेडिंग लिखी थी क्या, फ्रॉम एल्कीन। क्या लिखी थी, फ्रॉम एल्कीन। हम लोग एल्कीन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, और उसके अंदर हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ लिए। एक पढ़ लिया आपका क्या, मार्कोनी कर्व रूल पढ़ लिया, और एक पढ़ लिया इसका उल्टा, एंटी मार्कोनी कर्व रूल, एंटी मार्कोनी कर्व रूल। इज इट क्लियर? और ये दोनों के दोनों रिएक्शन अगर आपको दिख रहे, ध्यान दिया आपने, तो किसके लिए है, हेलो एल्केन्स के लिए। किसके लिए है, हेलो एल्केन्स के लिए, हेलो एरीन्स के लिए नहीं, हेलो एरीन्स के लिए। अब थर्ड हम लोग को पढ़ना है इसके अंदर C, और दैट इज एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अभी भी हम लोग एल्कीन में ही एडिशन करा रहे हैं, अभी भी हम लोग एल्कीन में ही एडिशन करा रहे हैं। मान लीजिए ये कोई एल्कीन है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग ब्रोमीन का एडिशन कराएंगे Br2 की इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CCl4। ब्रोमीन का कलर क्या होता है, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, याद रखिएगा, रेडिश ब्राउन कलर होता है। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है इसमें, जो आपकी ब्रोमीन है दोनों के दोनों कार्बन पर एंटी मैनर में ऐड हो जाती है। किस मैनर में ऐड हो जाती है, एंटी मैनर में। एडिशन ऑफ ब्रोमीन बाय एंटी मैनर, किस मैनर में ऐड होगी, एंटी मैनर में ऐड होगी। और देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका बन जाएगा, एक Br ऊपर लग जाएगा और एक Br नीचे लग जाएगा। इज दैट क्लियर? एक Br ऊपर लग जाएगा और एक बार नीचे लग जाएगा। और जो रेडिश ब्राउन का कलर है, जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर है, वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, कलरलेस। आज से बहुत साल पहले जब हम लोग बात करते थे हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन में आपकी बात करते हैं हम लोग एल्कीन और एल्काइन की, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, अनसैचुरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, अनसैचुरेशन की। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन के लिए, डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन के लिए यूज की जाती थी। ठीक है, वनस्पति तेल, वनस्पति ऑयल जो होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और वनस्पति घी के अंदर नहीं होता है। तो पहले क्या होता था कि वनस्पति घी के अंदर लोग वनस्पति तेल मिला देते थे, मिक्सिंग। तो जो फूड वाले जो डिपार्टमेंट के लोग होते थे जो चेक करते हैं कि भाई आप ऐसे कुछ नहीं बेच सकते हो ना, तो उसके लिए ये वाली रिएक्शन कराई जाती थी डिटेक्ट करने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि वनस्पति घी के अंदर वनस्पति तेल मिलाया गया है। बात समझ में आ रही है? तो दिस रिएक्शन
this reaction is used for detection of unsaturation और अनसेचुरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरीके से एक और रिएक्शन है अनसेचुरेशन के डिटेक्शन के लिए, 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड केमेनोफोर पे जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस रिएक्शन के लिए कुछ एग्जांपल लें अगर हम लोग, तो कुछ एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जैसे कि अगर मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करा देते हैं CCl4 की प्रेजेंस में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए, जब अलग अलग कार्बन से दो सेम ग्रुप जुड़े होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं, विशिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिनल। तो इसे बोलेंगे हम लोग विक डाइब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? विक डाइब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? विक डाइब्रोमाइड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विक डाइब्रोमाइड बोलेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, हम एक बार और बता देते हैं इसे यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए एक ही कार्बन से अगर सेम ग्रुप जुड़े होते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जेमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेमिनल, या इसी को बोलते हैं जेम। और अगर डिफरेंट कार्बन से जुड़े होते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? विशिनल। क्या बोलते हैं? विशिनल, या शॉर्ट में इसे बोला जाता है विक। क्या बोला जाता है? विक। तो अगर हम लोग इसके एडिशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CH2Br और CH2Br। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। क्या बन जाएगी? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। जैसे कि एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं ब्रोमीन से, समटाइम्स CCl4 इज नॉट रिटन, तो आपको यही करना होगा। तो इसीलिए उस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए। CH3CH Br CH2Br। बोर्ड में ऐसे एंटी मैनर में नहीं भी लिखेंगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। साइक्लिक मैकेनिज्म है इसकी। अब हर रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो बहुत सारी मैकेनिज्म हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको कुछ को अवॉइड ही करें, कुछ चीज़ें जान लें, बस उतना ही जरूरी है, क्योंकि मेन काम है एग्जाम निकालना। एग्जाम पे फोकस करिए, रिसर्च तो धीरे धीरे होता रहेगा। इज दैट क्लियर? इसकी नेमिंग क्या होगी बताओ भाई? इसकी नेमिंग होगी 1 2 3, दैट इज 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। अनसेचुरेशन की हमने अभी एक और अनसेचुरेशन के डिटेक्शन के लिए एक और रिएक्शन आपको बताई, जो कि क्या है? बेयर्स रिएक्शन। कि अगर हम लोग डबल बॉन्ड की रिएक्शन करा दें, किससे? बेयर्स रिएजेंट से। बेयर्स रिएजेंट, और बेयर्स रिएजेंट होता क्या है? बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड डाइल्यूट केमेनोफोर। पोटेशियम परमैंगनेट। और इसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। कैसा कलर होता है? पर्पल कलर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों साइड OH ऐड हो जाते हैं। किस मैनर में? सिन मैनर में। किस मैनर में? सिन मैनर में जुड़ते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। सिन मैनर में OH जाकर जुड़ जाते हैं, सेम साइड जाकर जुड़ेंगे, और देखिए क्या बन जाएगा? OH और OH। और इसका क्या होगा? जो पर्पल कलर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? वो आपका कलरलेस हो जाएगा। और कलरलेस होने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है या फिर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है या फिर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। इज दैट क्लियर?
हाँ या ना बोलो भाई। सेम रिएक्शन अगर आप चाहो तो एक और रिएजेंट होता है, वो है आपका ओस्मियम क्लोराइड, ओस्मियम ऑक्साइड, OSO4। कौन सा? OSO4। इससे भी आपका ऑक्सीडेशन होता है अनसेचुरेशन का, और सिन एनर्मल में OH ग्रुप जाकर जुड़ जाते हैं। OH ग्रुप जाकर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? हम लोग प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं हेलोएरिन्स की फ्रॉम एल्कोहल्स। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा? फ्रॉम एल्कीन पढ़ा। फ्रॉम एल्कीन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फ्रॉम एल्कीन में हम लोगों ने मार्गोनिकॉफ रूल पढ़ा, एंटी मार्गोनिकॉफ रूल पढ़ा, और एडिशन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। जो CCl4 की प्रेजेंस में Br2 ऐड कर रहे थे, वहां पर हम लोग Cl2 भी ऐड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम मैनर में Cl2 भी ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन Cl2 से कराते हो तो फिर से वही एंटी मैनर में Cl हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विक ब्रोमाइड की जगह यहाँ पर विक क्लोराइड हो जाएगा, बशर्ते Cl2 का कलर नहीं होता। Cl2 के कलर यहाँ पर वाली चीज जो ज्यादातर यूज होती है, इजीली जो अवेलेबल है, ब्रोमीन वाला, वो वाला रिएजेंट ज्यादा यूज होता है डिटेक्शन के लिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो सेकेंड प्रिपरेशन पढ़ना है, और दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स। क्या पढ़ना है? फ्रॉम एल्कोहल्स। और फ्रॉम एल्कोहल्स में कई सारी रिएक्शंस पढ़नी है, उनमें से एक है आपकी फर्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज लुइकस टेस्ट। दैट इज लुइकास टेस्ट या लुइकस टेस्ट। इज दैट क्लियर? इसमें सबसे पहले बोर्ड में या जो भी नीट के एग्जाम्स हैं उनमें यही पूछा जाता है कि लुइकस रिएजेंट क्या है। कई पेपरों में तो यही पूछा गया है, लुइकस रिएजेंट क्या है। तो लुइकस रिएजेंट क्या होता है? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। इज दैट क्लियर? ये रिएक्शन टेस्ट फॉर एल्कोहल्स के लिए भी यूज की जाती है। हम लोग एल्कोहल में वापस इसे पढ़ेंगे। RCH2OH, RCHROH और आपका RCRROH। Is that clear? This is what? This is 1 degree alcohol, and this is 2 degree alcohol, and this is 3 degree alcohol. इसकी रिएक्शन HCl से करा दें in presence of what? Anhydrous ZnCl2 in presence of रूम टेम्परेचर। RT का मतलब क्या है? रूम टेम्परेचर। RT का मतलब है रूम टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? इसकी रिएक्शन भी हम लोग करा दें HCl से इन प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड रूम टेम्परेचर। इसकी भी करा दें हम लोग, एनहाइड्रस HCl से ही कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 और रूम टेम्परेचर पे। किस पे करा दें? रूम टेम्परेचर पे करा दें। तो क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन ही नहीं होती है, 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन होगी, एंड दिस OH विल सब्स्टिट्यूट बाय Cl, बट इट विल टेक ऑलमोस्ट 5 मिनट। ठीक है, कहने का मतलब है कुछ टाइम लगेगा। लेकिन यही जब आप 3 डिग्री की रिएक्शन कराओगे, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब आप कराते हो तो क्या होता है? OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl से, और ये तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन हो जाएगी, इमीडिएट टर्बिडिटी मिलेगी। इमीडिएट टर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है जी? ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि जो रिएक्शन है वो किस मैकेनिज्म से जाती है? रिएक्शन गोज टू, वेरी गुड, रिएक्शन गोज थ्रू कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। रिएक्शन गोज थ्रू कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। और हमें पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और फिर 1 डिग्री। और अभी हमने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा
तो वो रिएक्शन उतनी ही आसानी से होगी और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका कंटेमिनेशन का है, कंसंट्रेशन का है या इल्ड का है, वो ज़्यादा मिलेगा। इज दैट क्लियर? लुइकास पे बहुत सारी रिएक्शंस पेपर में आती हैं, सीधे सीधे नीट पे क्वेश्चंस आए हैं लुइकास पे, तो ये ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखना है कि ये पूरी की पूरी रिएक्शन में कंडीशन कि रूम टेम्परेचर पे ऐसा होता है या लो टेम्परेचर भी वो कह सकते हैं। अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे 1 डिग्री पे तो भी रिएक्शन हो जाएगी, दैट इज ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर हाई टेम्परेचर भी करेंगे तो भी रिएक्शन क्या हो जाएगी। लेकिन हमें ये याद रखना है कि लुइकास में 1 डिग्री की रिएक्शन नहीं होती है, 2 डिग्री की रिएक्शन थोड़ा लेट में होती है और 3 डिग्री की रिएक्शन तुरंत हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जा रही है। तो अगर मैं कोई आपसे ये पूछ लेता है कि रिएक्टिविटी क्या होगा एल्कोहल्स का, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? 3 डिग्री की होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी? 3 डिग्री की होगी। तो मैं अगर लुइकास रिएक्शन के लिए एल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? 3 डिग्री एल्कोहल की होगी, फिर होगी आपकी 2 डिग्री एल्कोहल की और फिर होगी आपकी 1 डिग्री एल्कोहल की। किसकी होगी? 1 डिग्री एल्कोहल की। अगर मैं इसे एक्सटेंशन कहता हूं तो रीजन क्या होगा? देखो बताइए, रिएक्शन क्या होगा? इसका रीजन क्या होगा? रीजन होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आपको हमने एक्सटेंशन भी बता दिया और रीजन भी बता दिया। ये क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को आप नीट में या जेईई मेंस में, एडवांस में तो पहले से आता था, स्टेटमेंट वाइज भी दिया जा रहा है। तो आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी भी पढ़िए। आप ये सब जो भी पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, वो भी तो करिए, साथ में एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एनसीईआरटी गीता और बाइबल है बिल्कुल एक तरीके से, ये मान के चलिए। उसके बिना कुछ होना ही नहीं है। कम से कम 10 या 12 बार से ऊपर एनसीईआरटी बुक पढ़ी होनी चाहिए। बायोलॉजी की तो उससे ज़्यादा बार हो जाए, लाइन वाइज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके पास मार्जिन नहीं है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको लेना है तो आपको बहुत बायोलॉजी में तो ऑलमोस्ट प्रॉपर इक्वल नंबर लाना पड़ेगा, जितने का मैक्सिमम नंबर ला सकते हो, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी आपको 180 में 180 के लगभग लाना पड़ेगा, तब जाके आपको फिजिक्स में थोड़ी सी मार्जिन मिल पाएगी। प्रिपरेशन फॉर एल्कोहल्स में लुइकास रिएजेंट के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़नी है हम लोगों को, और वो क्या है? डार्जन रिएक्शन। क्या है वो? डार्जन रिएक्शन, जो कि बहुत आपके पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो नीट हो गया, चाहे जेईई हो गया, इवन सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन आती है। तो फ्रॉम एल्कोहल्स का ही बी पार्ट है आपका, और दैट इज डार्जन रिएक्शन। ठीक है, दैट इज डार्जन रिएक्शन। देखिए क्या होता है डार्जन रिएक्शन में, एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे? थायोनिल क्लोराइड से। किससे कराते हैं? थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? थायोनिल क्लोराइड से। देखिए क्या होता है थायोनिल क्लोराइड से, जो आपका OH होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? RCl, और SO2 गैस रिलीज होगी और आपकी क्या है? HCl गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? HCl गैस रिलीज होगी। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पर SO2 गैसियस फॉर्म में है और HCl गैसियस फॉर्म में है। इसकी वजह से जो RCl होता है वो किस फॉर्म में होता है? प्योर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? प्योर फॉर्म में होता है। तो दिस इज बेस्ट मेथड। ये बेस्ट मेथड है एल्कोहल से आपका एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए। एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए, या ये कहें कि हेलो एल्केन बनाने के लिए, क्योंकि इसमें प्योरिफिकेशन का पूरा खर्चा बच रहा है कि भाई RCl बन गया और जो SO2 और HCl के ट्रेसेस जो मिलने वाले थे, जिसके लिए हमें प्योरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता, वो पहले से ही नहीं मिल रहे, क्योंकि वो गैस के फॉर्म में उड़ जाएगी और RCl जो होगा नीचे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें RCl क्या मिल जाएगा? प्योर फॉर्म में मिल जाएगा।
तो दिस इज द बेस्ट मेथड। इज दैट क्लियर? जैसे कि अगर हम लोग CH3CH2OH की रिएक्शन करा देते हैं थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 से, SOCl2 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कुछ ऐसा है, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? या फिर हम लोग करा देते हैं रिएक्शन किससे, इससे करा देते हैं। आपका ये क्या है, ये आपका साइक्लो, ये आपका साइक्लो हेक्सेनॉन, ये क्या है आपका साइक्लो हेक्सेनॉन। और साइक्लो हेक्सेनॉन की रिएक्शन अगर SOCl2 से करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, OH जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। OH क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे एंड वी विल गेट CH3CH2OH प्लस SO2 और प्लस HCl। याद रखिएगा जो SO2 और HCl का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, गैसियस फॉर्म। यहाँ पर भी साइक्लोहेक्सेनॉल से भी आपका OH हट जाएगा और Cl लग जाएगा प्लस SO2 और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस HCl। यहाँ पर Cl आएगा, सॉरी हाँ, यहाँ पर जो OH था ना तो OH सब्स्टिट्यूट होकर क्या बना लेगा, Cl बना लेगा। बस ये याद रखिएगा कि SO2 और HCl क्या है, गैसियस फॉर्म। SO2 और HCl क्या है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं PX3 से, अगर हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं PX3 से, जैसे कि अगर हम लोग बात करें CROH की रिएक्शन अगर आप करा देते हो PX3 फास्फोरस ट्राईहैलाइड, यहाँ पर X जो लेना है वो Cl और क्या लेना है। अब ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर X की वैलेंसी, X यहाँ पर कितने हैं, 3 है, और X की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, सिंगल होती है X की वैलेंसी। हेलोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर OH जो होता है वो X से सब्स्टिट्यूट होगा। तो कई लोग क्या करते हैं, ये लिख देते हैं RX3, गंवार एक नंबर पे RX3 नहीं हो पाएगा क्योंकि R की वैलेंसी भी 1 है और X की वैलेंसी भी 1 है। तो अगर आपको बैलेंस करना ही है तो यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। दिस इज रॉन्ग, ये लोग पेपर में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इसे। OH हट कर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा और यहाँ पर हमें 3 मोल्स ऑफ ROH लेना पड़ेगा। यहाँ पर X आ जाएगा और ये OH कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, 3RX एंड POH का होल थ्राइस। क्या मिल जाएगा, POH का होल थ्राइस। और POH का होल थ्राइस ही क्या है, H3PO3। क्या है, H3PO3। POH का होल थ्राइस ही क्या है, H3PO3। हाँ या ना बोलिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होती है। कुछ रिएक्शंस की बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, हर रिएक्शंस की बैलेंसिंग को हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर बैलेंसिंग के थ्रू ये गलती नहीं हो जानी चाहिए, बैलेंस कर नहीं कर रहे हो और ये गलती कर रहे हो तो फिर तुम बैलेंस कर ही लो भाई, सही तो करो कम से कम। बात समझ में आ रही है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो अगर बैलेंसिंग नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। अगर रिएक्शन को बैलेंस नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक और रिएक्शन में D, दैट इज ROH की रिएक्शन अगर हम लोग किससे कराते हैं, PCl5 से। किससे कराते हैं, PCl5 से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, OH हट कर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और POCl3 और प्लस HCl बन जाएगा, POCl3 और HCl बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग अगर इसी की रिएक्शन करा देते हैं किससे, DE दैट इज ROH की रिएक्शन करा देते हैं NaBr से इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2SO4। इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2SO4। तो क्या हो जाएगा, फिर से OH हट कर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। OH हट कर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा और बन जाएगा NaHSO4 और प्लस H2O। NaHSO4 प्लस H2O। एक बात मैं और बताऊंगा आपको, बाई प्रोडक्ट भी ज़्यादा जरूरी नहीं होते हैं, केवल और केवल आपको मेन प्रोडक्ट पे फोकस करना है। अगर बाई प्रोडक्ट लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ रिएक्शंस की याद रखने पड़ेंगे, कुछ रिएक्शंस के बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर रिएक्शंस के बाई प्रोडक्ट हमें याद नहीं रखने। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से अगर D के बाद हम लोग EF की बात करें
तो ROH की रिएक्शन अगर आप करा देते हो किससे, लाल फास्फोरस से, रेड फास्फोरस और I2 से, रेड फास्फोरस और I2 से, तो क्या हो जाएगा आपका OH हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा I आ जाएगा। OH हट जाएगा और क्या आ जाएगा I आ जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शंस हैं जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एल्काइल हैलाइड्स बना रहे हैं, या एल्कोहल से मैं ये कहूं कि क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन्स बना रहे हैं। अगर मैं IUPAC लेवल में बात करता हूं तो हेलो एल्केन्स बना रहे हैं। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि ये सारी की सारी रिएक्शंस एलिफैटिक के लिए हैं। किसके लिए हैं, एलिफैटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए नहीं है। यानी बेंजीन से जब डायरेक्ट OH लगा होगा तो ये रिएक्शंस काम नहीं करेंगे। ये हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है किन पे, अराइल हैलाइड्स पे, या डायरेक्ट जो बेंजीन से जुड़े होते हैं ग्रुप होते हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना आसान नहीं होता। वी विल डू चर्चा ऑन दैट, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम ध्यान दें, जैसे कि अगर हम लोग ध्यान देते हैं कि कोई एक अल्कोहल ले लो, जो है निखिल का फेवरेट वाला ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल, दारू, दैट इज इथाइल अल्कोहल। अगर हम इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं किससे, HCl से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, AlCl3 से बाहर आओगे, ZnCl2, ठीक है। फिर रिएक्शन कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2, रिएक्शन कराते हैं हम लोग PCl3 से, रिएक्शन कराते हैं हम लोग PBr3 से, रिएक्शन करा देते हैं हम लोग PCl5 से, रिएक्शन करा देते हैं हम लोग NaBr और H2SO4 से, और रिएक्शन करा देते हैं हम लोग किससे, रेड फास्फोरस और I2 से। तो देखिए क्या होगा, सारी फर्स्ट वाली रिएक्शन में ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो रिएक्शन क्या होगी, नहीं होगी। ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होगी। कई लोग सोच रहे हैं वो छटा करके लगा दें, Cl लग जाएगी, याद रखना दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। SOCl2 से क्या होगा, रिएक्शन होगी और बहुत अच्छे से होगी और बहुत सारी गैसेज मतलब निकलेंगी, HCl गैस निकलेगी और SO2 गैस निकलेगी, ठीक है। PCl5 से क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl आ जाएगा, OH हटकर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और H3PO3 बन जाएगा। PBr3 से कराएंगे तो Br आ जाएगा OH हटकर और क्या बन जाएगा, H3Br2, यहाँ भी है, ठीक है। PCl5 से अगर करा दे तो क्या बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl बन जाएगा। और अगर NaBr से रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, CH3 CH2 Br प्लस NaHSO4 और प्लस वाटर बन जाएगा H2। और रेड फास्फोरस और I2 से कराते हैं, ये वही रेड फास्फोरस है जो कि माचिस की तीली में पाया जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रॉम एल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, क्या पढ़ा, हेलो एल्केन, ठीक है। ये समझना पड़ेगा कि अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH लगा हुआ है, अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH लगा हुआ है तो ये रिएजेंट्स जो होंगे उसे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH लगा हुआ है तो आपके ये सारे के सारे रिएजेंट, चाहे वो HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 हो या फिर आपका SOCl2 हो या फिर आपका PCl5 हो या फिर आपका PCl3 हो, ये सारे के सारे नहीं कर पाएंगे रिएक्शन अगर बेंजीन से डायरेक्ट OH लगा हुआ है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, फिनॉल, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। आपको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो पाएगा। एक रीजन मैं सिंपल बता देता हूँ कि लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है इसकी वजह से रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा,
डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लेगा और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। ये एक रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है, उस टॉपिक को हम डिटेल में लेंगे, इसलिए हम नहीं करा रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंने बता दिया कि डायरेक्ट अगर OH लगा होगा तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। और ये पेपर में सवाल आता है आपके कि अगर CH2OH और OH की रिएक्शन अगर हम HCl से करा दें, समटाइम्स ZnCl2 इज नॉट रिटन। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है कि ये 1 डिग्री है, लेकिन इस 1 डिग्री में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये बेंजाइल है। ये क्या है? बेंजाइल है। ये क्या है आपका? बेंजाइल है। और बेंजाइल का जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल होता है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो स्टेबल होता है। तो ये 1 डिग्री होते हुए भी रिएक्शन होगी, लेकिन इस OH को कुछ नहीं कर पाएगा। इस OH को कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर CH2 जो होगा, CH2 से डायरेक्ट जो OH होगा वो Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और जो डायरेक्ट बेंजीन से OH लगा हुआ है दैट विल रिमेन। दो बातें बताई मैंने यहाँ पर कि एक तो ये 1 डिग्री है और इन स्पाइट ऑफ दैट HCl से रिएक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बेंजाइल पोजीशन पे 1 डिग्री है, और बेंजाइल फ्री रेडिकल जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आप जाके ऑर्डर देख लीजिएगा स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो ये 1 डिग्री होते हुए भी रिएक्ट करेगा, और बेंजीन से जो डायरेक्ट OH लगा हुआ है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोजिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हेलोजिनेशन। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं सैंडबेर रिएक्शन, क्योंकि अब हम लोग हेलो एरीन्स में जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? हेलो एरीन्स में जाने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।